कितने लोगों को कॉन्स्ट्रेंट मोशन में दिक्कत आती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि कॉन्स्ट्रेंट मोशन में अगर आप लोगों को डिफिकल्टी आ रही है। और सेकंड चीज, मुझे ये भी बताओ कि कौन से ईयर की तैयारी कर रहे हो आप, 2025 के स्टूडेंट हो या 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सो डियर न्यूटन्स, आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग द लेवल अप सीरीज एंड टुडे आल्सो आई हैव टू वेरी गुड प्रॉब्लम्स ऑन दिस कॉन्स्ट्रेंट मोशन। बट आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट मोशन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके जाए और आपको सारी चीजें कांस्टेंट मोशन की समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला 5 मिनट से 6 मिनट जो है हम रिवाइज करेंगे कांस्टेंट मोशन को, और जिनको कांस्टेंट मोशन आता है आप डायरेक्टली आगे जंप कर सकते हो टू प्रॉब्लम, एंड वो प्रॉब्लम का पहले आप सॉल्यूशन खुद निकालो, कमेंट बॉक्स में डालो कि क्या आंसर आया है, और फिर उसको टैली करो कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इट। पहला मेथड तो जो मैंने कॉन्स्टेंट का मेथड बताया है, जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ जो कि कांस्टेंट होती है उसकी मदद से वेरिएबल का रिलेशन लिखते हैं, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसमें रिलेशन ढूंढ लेते हैं। अब सेकेंड मेथड होता है वर्चुअल वर्क मेथड। बहुत लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि वर्चुअल वर्क मेथड से भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। यस, इट कैन बी सॉल्व बाय वर्चुअल वर्क मेथड व्हिच यूजेस द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंस, यूजेस द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर। मतलब हम दो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और नेट वर्क डन जीरो कर देते हैं, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट वो हम वर्क के बाद करेंगे उसकी बात, और उसमें वर्क वाले चैप्टर में हम उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सो अभी फिलहाल के लिए आई विल स्टार्ट विद द बेसिक। एंड हम लोगों ने 4 स्टेप सीखे हैं किसी भी कांस्टेंट मोशन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप 1 मैं लिख रहा हूं, वापस से रिवाइज करा रहा हूं, तो जिनको भी लगता है कि सारे स्टेप्स क्लियर हैं, यू कैन डायरेक्टली जंप टू द प्रॉब्लम। ओके, स्टेप 1 क्या बताया था मैंने? पहले हमने बोला था लोकेट ओरिजिन या मार्क ओरिजिन। तो सबसे पहले लोकेट कर लो या मार्क कर लो, आप क्या करोगे? ओरिजिन को मार्क कर लोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको बताएगा कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है, एंड विल टेक एग्जांपल्स आल्सो टू एक्सप्लेन दिस। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है? आपने एक बार ओरिजिन डिफाइन कर लिया, और चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं ताकि जो मैंने पहले भी करा चुका हूं एक क्वेश्चन, ये एग्जांपल वापस से लेता हूं ताकि हर एक स्टेप जो है आपको समझ में आता जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक प्लेन पे लैडर रखा हुआ है, और लैडर की लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, लैडर की लेंथ एल है। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला है कि ओरिजिन को हम मार्क कर लेंगे। सो लेट अस डिफाइन ओरिजिन। यहाँ पे हमने इसको ओरिजिन को मार्क कर लिया। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज जो मैं अभी लिख रहा था यहाँ पे, कि एक बार मार्क कर लिया तो मार्क, उसके बाद मार्क ऑल मूविंग पॉइंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट एक केस में मूव कर रहे होंगे या कोई भी पॉइंट मूव कर रहा होगा, सब आप उसको मार्क कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी कैन मार्क दिस पोजीशन, और हम इस पोजीशन को मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों मूव कर रहे हैं, और इसका लोकेशन हम डिफाइन कर देंगे। लेट्स से हम इसको डिफाइन कर देते हैं एक्स से, और ओरिजिन से इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी इसको मान लेते हैं, एक्स भी बोल देता हूं मैं, वाई भी बोल सकते हो। हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क किया। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये पोजीशन ओरिजिन से राइट की तरफ और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मार्क कर लिया। सो दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, और देखो ये 4 स्टेप करोगे तो कोई भी क्वेश्चन कॉन्स्टेंट का ओलंपियाड लेवल का भी जो क्वेश्चन है, आप इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, मतलब जैसे लेमन को स्क्वीज करना जितना आसान होता है उतना ही आसान आपके लिए कॉन्स्टेंट मोशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टेप, देखो बोलते बोलते ना आदमी ऐसे ही होता है। तो स्टेप 3 भी खा गए हम, डायरेक्टली 4 पे जंप कर गए। स्टेप 3 लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो स्टेप 3 क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये है कि जो भी फिक्स्ड लेंथ है यहाँ पे, सो राइट, ये इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप है, राइट रिलेशन बिटवीन फिक्स्ड लेंथ, जो भी लेंथ फिक्स्ड है, एंड वेरिएबल। तो जितने भी वेरिएबल चीजें हमने डिफाइन करी हैं और फिक्स्ड लेंथ है, उनके बीच में रिलेशन ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स है जो कि इसकी पोजीशन वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? समय के साथ बदल सकता है। थोड़ी देर के बाद लैडर अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन यहां से इधर खिसक गई और इसकी पोजीशन नीचे की ओर आ गई। तो ऑब्वियसली दिस पोजीशन एंड बी पोजीशन आर बोथ वेरिएबल पोजीशन। और फिक्स्ड क्या है? लैडर की लेंथ तो कभी चेंज नहीं हो रही अंटिल अनलेस आप बिल्कुल अपने ताकत का इस्तेमाल करते हो, लैडर को तोड़ दो दो हिस्सों में, तो लेंथ इसकी चेंज नहीं हो रही। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? रिलेशनशिप लिख लें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स ए होल स्क्वायर प्लस
एक्स बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल एल स्क्वायर। तो हमने इसको और इसको, ये जो वेरिएबल था, इसको लेंथ के टर्म्स में हमने एक रिलेशन लिख लिया। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप अगर हम देखें, जो फाइनल स्टेप होता है, जो इन सबको समेट देगा, वो ये है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई विल गेट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ जाएगा और अदरवाइज वेलोसिटी के बीच में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर डिफरेंशिएट कर दिया इसका, नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे लिख सकता हूं मैं, और इसलिए आज मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए जो पहली बार भी इसको कर रहे हैं। तो हम करेंगे डी एक्स ए होल स्क्वायर डी टी प्लस डी एक्स बी होल स्क्वायर डी टी, दोनों अलग अलग है, दोनों का डिफरेंशिएशन, एंड डी एल होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया, जो ये वाला डिफरेंशिएशन लिखा है मैंने यहाँ पे, ये डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन 2 बाहर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ए बाई डी टी, क्योंकि एक्स ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो हो गया 2xa इंटू डी एक्स ए बाई डी टी आ गया। और ये चेन रूल से होता है, जो हम इस तरीके से करते हैं, डी एक्स ए होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप पहले डी एक्स ए से डिवाइड करोगे और डी एक्स ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आप जिससे डिवाइड करते हो और जिससे मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर बदलता नहीं है, क्योंकि वन ही रहेगा अपॉन डी टी। अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कि एक्स रेज टू पावर एन का होता है 2xa, और ये सिंपली ऐसे ही रह जाएगा डी एक्स ए बाई डी टी। और यही टर्म जो है ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ए। तो मैं यहां लिख दूंगा प्लस सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे 2xb dxb by dt एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब ये रिलेशन आ गया। अब यहां से हम फाइनली वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी में रिलेशन ढूंढ सकते हैं कि अगर मान लो इसको वेलोसिटी ए बोलता हूं तो वेलोसिटी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स बी, 2 कैंसिल हो गया, अपॉन एक्स ए वेलोसिटी ऑफ बी। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि अगर एक चीज पॉजिटिव में जा रही है, अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव में जा रही है तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में जाएगी, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। और चूंकि आपने सब कुछ ओरिजिन से डायरेक्शन पॉजिटिव की ओर लिया है, इसलिए डिफरेंशिएशन सारी चीजें पॉजिटिव ही हमने रखी हैं। वी हैव नॉट यूज्ड अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। और अगर ये 4 स्टेप्स आपको क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को आप इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कैसे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी की तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हम यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था। यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1, A2 और A3। और A1 यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन A1 बोल देंगे, इसका एक्सेलरेशन A2 बोल देंगे। और ये अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लो, v_wap ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ बहुत सारी चीजें, कंटेंट तो बहुत सारा मिलता ही मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ मोटिवेशनल थिंग इज आल्सो हियर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो फाइंड रिलेशन बिटवीन A1, A2, A3 ये निकालना है। तो अब हम सारे स्टेप्स करेंगे फॉलो। सबसे पहले हमने ओरिजिन डिफाइन कर लिया, भाई ओरिजिन हमने पुली अगर है तो पुली पे ही कर लेंगे मार्क। फिर ये वाला पॉइंट मूव करता है तो इसको भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये अब ये वाला पॉइंट मूव करता है तो इसको भी मार्क कर लेंगे। ये वाला पॉइंट, ये भी मूवेबल पॉइंट है तो इसको भी मार्क कर लेंगे। और ये 2 पॉइंट्स हैं तो इनको भी मार्क कर लेते हैं। और जस्ट दोनों सेम पोजीशन पे दिख रहे हैं बट हमें अलग अलग मार्क करना चाहिए इनको। ठीक है, क्योंकि हर एक मूविंग पॉइंट को अलग अलग आप पोजीशन दोगे। अब इसके बाद एक बार ये हमने मार्क कर लिया, देन वी विल राइट डाउन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। तो मैं लिख देता हूँ वो चीज। यहां से हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस ये 1 है तो 1 को लिख लेते हैं x1, ये लिख लिया हमने। ठीक है, पहले 1 2 3 लिख लेते हैं। ये 2 है
इसको लिख लेते हैं लास्ट में x2, ठीक है। इसको हमने यहां से ये मार्क कर लिया x2। अब ये 3 है, 3 को भी मार्क कर लेंगे, x3 इज दिस, ये पोजीशन है। अच्छा ये मत देखना कि सर ने ये क्यों मार्क किया यहाँ पे और ये क्यों मार्क किया, दोनों सेम पोजीशन पे मार्क कर सकते हो, बट बिकॉज दे आर मूविंग वी हैव टू गिव देम डिफरेंट पोजीशंस, 2 और 3, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग पोजीशन लिखा है। नाउ अब ये दो पुली है, दो पुली को आप इनकी पोजीशंस को डिफाइन कर लेते हैं। तो x1 x2 x3 कर लिया, इस पुली को 4 बोल देता हूँ, इस पुली को मैं 5 बोल देता हूँ, तो इसकी पोजीशन मैं x4 बोल देता हूँ यहाँ पे, और इसकी पोजीशन हम x5 बोल देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। सो सारे पोजीशन मार्क हो गए। 4-5 मूविंग चीजें थी। पहला ब्लॉक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा यहाँ लिखा है, पांचवा ये वाला। सो 5 चीजें मूविंग है, पांचों की पोजीशन आपने लिख ली। सो स्टेप 1 स्टेप 2 डन। तो लिख लेते हैं हम स्टेप 1 एंड 2, ये हमने डन कर लिया, ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग द रिलेशन बिटवीन x1 x2 x3। तो अब आप देखो यहाँ पे पहला स्ट्रिंग लेते हैं, जितने स्ट्रिंग उतने इक्वेशन। तो पहला स्ट्रिंग तो हो गया ये, यहां से ये जाते हुए इसकी लेंथ लिखनी है अपने को। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रिंग। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं यहाँ पे ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, तो बेसिकली ये लेंथ क्या है, x4 है। तो हम लिख सकते हैं L1 जो कि पहली स्ट्रिंग है, ट्वाइस x4 प्लस ये वाला टुकड़ा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस x1, और उसके बाद बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट के टर्म्स में रहने दे सकते हैं बाकी सारी चीजें। तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया। नाउ एक बार ये लिख लिया हमने यहाँ पे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो 4 और 5 के बीच में रिलेशन लिखना। तो 4 और 5 देखो फिक्स्ड है वैसे तो, 4 और 5 की एक्चुअली वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम ही होना चाहिए, बट फिर भी लिख लेते हैं दिस इज L2, और L2 इज ये वाला जो स्ट्रिंग है, इसको एक पेन चेंज कर लेते हैं कलर। सो ये जो L2 है, दिस इज सिंपली x5 माइनस x4, ये लिख लिया हमने। अब उसके बाद नेक्स्ट L3 जो थर्ड वाला है, हम उस पर पहुंच जाते हैं, और थर्ड वाला जो है उसको हम एक अलग कलर दे देते हैं। थर्ड इज दिस स्ट्रिंग पर्पल, और इसको अगर हम कलर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पोजीशन ओरिजिन से लिखनी है। तो L3 विल बी इक्वल टू, सबसे पहले देखो ये इसकी पोजीशन क्या है, x3 में से मुझे बस इतना सा टुकड़ा चाहिए, तो मैं क्या माइनस कर दूंगा, x3 में से मैं x5 माइनस कर दूंगा, तो ये हो गया x5 माइनस कर दिया, प्लस मैं अब x2 जो कि सेकंड वाला है, x2 में से क्या टुकड़ा माइनस कर दूंगा, फिर से x5 माइनस कर दूंगा, x5, तो और प्लस मैं कांस्टेंट्स लिख दूंगा। कांस्टेंट क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये कांस्टेंट है, ये जो पुली के ऊपर है, तो ये कांस्टेंट लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास 3 स्ट्रिंग है, 3 इक्वेशन आ गए। अब स्टेप इसको बोल देते हैं स्टेप 3। अब फोर्थ है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले 1 को किया डिफरेंशिएट, तो 1 से हो गया, स्टेप 4 अब कर रहे हैं। स्टेप 4 इज डिफरेंशिएशन। L1 किया 0, राइट हैंड साइड आ जाएगा 2a4, डायरेक्टली 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस a1, अभी प्लस माइनस मत करना क्योंकि सारी चीजें हमने नीचे के डायरेक्शन में, यहां से ओरिजिन से नीचे की ओर हमने माना है एवरीथिंग इज पॉजिटिव। क्लियरली आप देख पा रहे हो, एवरीथिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ओके, सो दिस प्लस 0। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू a5 माइनस a4। दिस इंप्लाइज दैट a5 किसके बराबर है, a4 के बराबर है, होना भी चाहिए। इसके एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन सेम ही होगी, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम सारी चीजों में। अब थर्ड इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट, इसका 0 डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 विच इज a3 प्लस a2 माइनस 2a5 इज इक्वल टू, मतलब प्लस ये कांस्टेंट तो 0 ही हो गया। सो ये आ गया हमारे पास 3। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि a3 प्लस a2, रिलेशन यही निकालना है, a1 a2 एंड a3 में, इज इक्वल टू 2a5, ये रिलेशन आ गया 2a5,
2a5 किसके बराबर हो जाएगा? a5 तो a4 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2a4 है। और a4 किसके बराबर है भाई? 2a4 इज इक्वल टू -a1, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन से आ जाएगा 2a4 इज इक्वल टू -a1, तो दिस इज इक्वल टू 2a4 इज इक्वल टू -a1। तो क्लियरली यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया, a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a3 प्लस a2, ये आ जाएगा। मतलब अगर a1 ऊपर माना है तो ये दोनों नीचे की ओर होंगे, और होने भी चाहिए। ये जब ऊपर जा रहा होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की ओर, तो ये दोनों नीचे होने चाहिए। तो वैसे भी आप सोच भी सकते थे लॉजिकली कि a1 एक चीज ऊपर जाएगी तो ये वाली पुली नीचे की ओर जाएगी, एंड देयरफॉर बोथ विल बिहेव इन द नेगेटिव डायरेक्शन। और रिलेशनशिप हमने लिख लिया a1, a2 और a3 में। सबको अच्छा लगा, सबको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर एंड रेक्टिफाई द क्वेरी। नहीं तो अपना टेलीग्राम चैनल तो है ही, वहां पे आके सवाल बहुत सारे पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया? बुझे कि नहीं बुझे? यहां तक सब बुझ गए? चलो तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सेम चीज, रिलेशनशिप ढूंढना है a1, a2, a3 में। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है और यहाँ पे a3 है। अब यहाँ पे देखो, ऑल मैं स्टेप्स बताऊंगा, ये सवाल आपको खुद करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिक्स्ड पोजीशन कर लिया हमने मार्क, ठीक है। इसके ऊपर सारी चीजें, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा फिक्स्ड के ऊपर, क्योंकि देखो ये दोनों पुली मूव नहीं कर रही, तो इसके ऊपर सारी पोजीशन, ना ये लेंथ चेंज हो रहा है ना ये लेंथ चेंज हो रहा है, एंड देयरफॉर इसके ऊपर की सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। अब हमारे पास सिंगुलर स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग, चार स्ट्रिंग और पांचों सिंगुलर स्ट्रिंग है। और क्लियरली मूविंग क्या क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये और ये, इनकी एक्सेलरेशन सेम होगी बिकॉज फिक्स स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। इसकी और इसकी एक्सेलरेशन सेम होगी, तो मैं केवल इसको मार्क कर दूं तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर ये, सो इफ आई मार्क दिस, सो मेरे पास क्या हो जाएगा? बॉडी, मूविंग बॉडीज मेरे पास हो जाएगा 1, 2, चलो जैसे इसमें लिखा है वैसे ही मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार बच्चे उसमें ही गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये मूविंग पार्ट, तो ये 1 हो गया। फिर सेकेंड मूविंग पार्ट ये हो गया, थर्ड मूविंग पार्ट ये हो गया। मैं फोर्थ और फिफ्थ ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको और इसको नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज 2 का और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, और इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, बिकॉज ये फिक्स्ड लेंथ से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। सो 2 और 3 सेम होगा। अब आपको a1, a2 और a3 में रिलेशन बताना है, विच इज क्वाइट नॉट दैट डिफिकल्ट। तो इसकी पोजीशन को अगर मार्क कर लोगे तो x2 बोल देंगे, मान लेते हैं यहाँ से x2 मार्क कर लिया, ठीक है। और ये लेंथ सेम ही होगी यहाँ से यहाँ तक, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये लेंथ, अगर मुझे लेंथ लिखनी है तो ये 2x2 हो जाएगा, मैंने लिख दिया। फिर इसकी लेंथ हम अलग अलग, भले ही सेम दिख रहा है बट आपको कभी सेम नहीं मानना है, आपको अलग अलग ही मानना है। अगर दो ऑब्जेक्ट है जो मूविंग है, अलग अलग मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को अलग अलग पोजीशन मार्क करोगे। तो इसकी पोजीशन हमने क्या डिफाइन कर दिया? इसकी पोजीशन लेट से x3 डिफाइन कर दिया, इसकी पोजीशन को हमने x3 डिफाइन कर दिया, तो 2x3, ठीक है, 2x3 लिख दिया। और इसके पोजीशन को हम लिख देंगे x1, ये वाला जो पोजीशन है तो इसको हम x1 बोल देते हैं यहां से, इस फिक्स पोजीशन से। तो प्लस x1, तो अब ये आ गई पूरी लेंथ। ये अगर मुझे ये लिखना था तो यहां से लेके इसके ऊपर जाते हुए इसके, तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया, फिर ये और ये पार्ट कवर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने अब ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया। सो ये आ गया हमारे पास, एंड दिस प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एंटायर स्ट्रिंग। कांस्टेंट क्या क्या हो गया? पुली के ऊपर ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये सारे हिस्से कांस्टेंट हो गए। तो बस अब आपको डिफरेंशिएट करके, दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशंस आ जाएंगे, एंड यू कैन गिव मी द आंसर इन द कमेंट। कमेंट किया करो बच्चों, कमेंट सेक्शन। इसका इस्तेमाल अच्छे से करोगे तो बहुत फायदा आएगा। यूट्यूब में देखो, यूट्यूब की कमाल की बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारा कंटेंट है, और मेरा काम केवल ये है, देखो मेरे पास जब भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो कि बाकी लोग या तो स्किप कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और ये जनरल मासेस के लिए नहीं है, बिकॉज बाकी बहुत अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं।
बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, कई वन शॉट्स करा रहे हैं, कई डिटेल लेक्चर्स करा रहे हैं. सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग either on your paid classes or on YouTube, and I'm trying to cover mostly those content जो आपको ओलंपियाड या जेई एडवांस की तैयारी में हेल्प करेगा, है ना. तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, बिकॉज दीज आर कंटेंट विच इज रियली चैलेंजिंग, विच आर गुड. समटाइम्स इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, बट मोस्टली वो कॉन्सेप्ट जिससे आपका कॉन्सेप्ट बने, जिससे आप देखो कि फिजिक्स में ब्यूटी यही है कि फिजिक्स में अगर आप सिंगुलर स्टेप से भी आप विजुलाइज कर लो तो भी सॉल्व कर लोगे, विजुलाइज नहीं करोगे तो स्टेप्स में ब्रेक कर लो तो भी सॉल्व कर लोगे. एंड आई ट्राई टू यूज बोथ. जहां पे विजुलाइजेशन हो सकता है वहां विजुलाइज कराऊंगा, जहां स्टेप्स में ब्रेक करके चीजें आसान हो सकती हैं तो दिमाग क्यों लगाना है बहुत ज्यादा. सो माई टास्क इज दैट एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री हु इज प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स शुड बी थिंकिंग अबाउट फिजिक्स ओलंपियाड. और उनके लिए वो ना बिल्कुल अनजान सी चीज, अनटचेबल, अनरीचेबल ऐसा नहीं होना चाहिए. उनके लिए भी रीचेबल लगना चाहिए. बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज रियली स्ट्रगलिंग. मैं बहुत ज्यादा फिजिक्स में ही खासकर स्ट्रगल करता था. और फिजिक्स को फिर धीरे 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 मैंने बहुत टाइम दिया और फिजिक्स में मैं डेप्थ में जाने लग गया. और मैं हर चीज को, हर टाइप के एक चैप्टर को 3 या 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक करता था और हर कॉन्सेप्ट को 4-5 स्टेप्स में ब्रेक कर लेता था. कोई भी कॉन्सेप्ट 4 या 5 स्टेप से ज्यादा नहीं लगता है. अगर लग रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, अनटिल अनलेस वो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का प्रॉब्लम है. नहीं तो 3 से 4 स्टेप्स, मैक्सिमम 5 स्टेप्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. और ये भी मैंने 4 स्टेप्स ब्रेक किया. 1 और 2 को आप कंबाइन कर सकते हो, 3 और 4 को कंबाइन कर सकते हो, तो 2 ही स्टेप लगेगा. तो बट मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 ऐसे सिंपलर स्टेप्स में चीजों को ब्रेक कर दूं, जिससे आपको सारी चीजें आसानी से सॉल्व होने लग जाए, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी की तरह. ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में लेवल अप सीरीज में. एंड फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे और मैं टेलीग्राम में आपको कॉन्स्टेंटली शेयर करता रहूंगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.